हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एंड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि ये आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो सेशन में मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, 3, पार्ट 5 जितने भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उन सारे प्रश्नों को मैं इस वीडियो सेशन में इंक्लूड करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन एंड माय नेम इज राजेश कुमार शी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो ये पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में। ठीक है, आप भाग जानते हैं, जिसे हमारे संविधान में 22 भाग है, 9 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां बढ़कर हो गई हैं। तो ये उससे संबंधित है, किस भाग में पूछ रहा है। तो ये जो भाग है, भाग 9 है। भाग 9 में क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो है उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये भाग पूछ रहा है, तो भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। अब जो गांव के लिए होता है वो होता है पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटी से मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, यहाँ पे नगर पालिका होती है। ठीक है, तो नगर पालिकाओं के लिए जो होता है तो अलग से प्रावधान होता है। तो इसका जो है, जो भाग है, ये भाग 9 क 9 भाग 9 में ही है, लेकिन इसमें मेंशन कर दिया भाग 9 क। तो आपको ऑप्शन बी पे क्लिक करना है, किसके लिए, जो नगर पालिकाओं के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। मतलब ये पूछ रहा है किस भाग में, यहाँ पे बोल रहा है स्थापना। इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे वो प्रावधान की प्रोविजंस की बात, मतलब उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या रूल रेगुलेशन है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है कि जैसे लाइक स्थापना की बात की गई है। तो ये भाग 4 में की गई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भाग 4 में ये बात बोली गई है कि ग्राम पंचायत की स्थापना हो। ठीक है, और जो भाग 9 में क्या है, उसके प्रोविजंस हैं, क्या क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो मेंशन किया गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अभी हम आगे स्टडी करेंगे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है, आर्टिकल 40। ये जो इसका आगे हम स्टडी इसलिए बोल रहे हैं कि जो अनुच्छेद 40 है ना, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसके अंतर्गत आता है। तो वही बात है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो ये अनुच्छेद 40 ही है। ठीक है, आगे हम स्टडी करेंगे संविधान की 11वीं अनुसूची। अब हम बात करेंगे शेड्यूल की। 12 अनुसूचियां हैं, तो संविधान में कुल 22 भाग हैं और 11 अनुसूचियां हैं। तो 11वीं अनुसूची की बोला है निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। तो जो राज्य की, जो संविधान की 11वीं अनुसूची है, उसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑब्वियस सी बात है उसी के अंदर आता है। लेकिन मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, पंचायतों का कार्यक्रम नहीं। तो जो संविधान की 11वीं अनुसूची है उसमें क्या सम्मिलित है। तो इस प्रश्न का आंसर है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है वो ये है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित है। तो ये है पंचायतों का, लेट मी यूज द मार्कर, लेट मी यूज द ग्रीन मार्कर। ठीक है, तो ये है पंचायतों का कार्यक्रम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, संविधान की 11वीं अनुसूची में जो पंचायतों का कार्यक्रम से संबंधित बात मेंशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। सत्ता के केंद्रीकरण, नो, सत्ता को केंद्रीकरण नहीं है, सत्ता को विकेंद्रीकरण पर, मतलब सत्ता को डिस्ट्रीब्यूट करना है आम लोगों में। ठीक है, सेंट्रलाइज नहीं करना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रशासक व जनता के सहयोग को नो, उपयुक्त सहयोग नो।
केंद्रीकरण तो हम नहीं कर सकते क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर राज्य सरकार होती है, फिर पंचायतें, फिर म्यूनिसिपल, क्यों कि सत्ता को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि उसका मिसयूज ना हो। पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। यस, ये स्थानीय स्तर पर के लिए ही होता है, तो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों के बीच प्रतिबंधन को बढ़ावा देना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि ग्रामवासियों में शक्ति का, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों के बीच प्रतिबंधन को बढ़ावा देना, चुनाव लड़ने के लिए ग्रामवासियों, ये है कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, जो हमारा जो शक्ति है वो ग्रामों में भी, गाँव में के लोग भी उस शक्ति का यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कृषि को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, नो जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन डी इज द, रोजगार सृजित नहीं करना है, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत नहीं करना है, कृषि उत्पादन को बढ़ावा नहीं देना है, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, मतलब ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है जिससे समाज के हर वर्ग के लोगों का विकास हो। नेक्स्ट वन इज, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे? ऑब्वियस सी बात है, ये पंचायती, जो 73rd अमेंडमेंट हुआ है ये पंचायती राज से ही संबंधित। 73वां संविधान संशोधन संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, तो ये पंचायती राज प्रणाली से है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तो आपको इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, चुनाव आयोग। ऑब्वियस बात है, नीति निर्देशक तत्व है इसी के अंदर, जो आर्टिकल 40 मैंने बताया था ना, उसी के अंदर ये मेंशन किया गया है कि ये जो राज्य में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था रहेगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लेट मी यूज द मार्कर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? जो पंचायती राज संस्थाएं ना, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया, ये 73rd अमेंडमेंट था। 73वां संविधान संशोधन में ये किया गया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, संस्थाएं हैं, उनको संवैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची, आपको ध्यान रखना है। ये 11वीं अनुसूची में इसको डाला गया है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो आर्टिकल है 40 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है ये। और भाग कौन है? 9 है। म्यूनिसिपल के लिए क्या है? भाग 9 क है। और ये स्थापना का मेंशन किसमें किया गया है? वो 9 भाग 4 में किया गया है। लेकिन प्रोविजन से संबंधित जो मेन इंपॉर्टेंट है वो भाग 9 है, 9 क है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट वन इज, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो ये 29 कार्य। ठीक है, तो जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था 11वीं अनुसूची में, पंचायती राज व्यवस्थाओं को 29 कार्य सौंपे गए हैं, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष में कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? ये 73rd की बात कर रहा है ना, तो 1/3, एक तिहाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? मध्यम वर्ग, कृषि वर्ग, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग। ऑब्वियस सी बात है, महिलाओं को आरक्षण मिला, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, महिलाओं के लिए 2/3। ये नहीं पूछ जाता है, ऑब्वियस सी बात है, 1/3 मिला था, यहाँ पर 2/3 बोला है, 2/3 नहीं दिया गया महिलाओं को आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त। ऑब्वियस सी बात है, प्रत्यक्ष एवं गुप्त, अप्रत्यक्ष तो होता ही नहीं है। गुप्त मतदान है लेकिन प्रत्यक्ष, उसमें धोखाधड़ी नहीं है। नेक्स्ट वन है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चकनानुक्रम भरे जाने का प्रावधान किया गया? लोकसभा के चुनाव में भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम भरे जाने का प्रावधान किया गया है? राज्यसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, पंचायती राज्यों के चुनाव में ये किया गया है, ये व्यवस्था प्रोसेस होता है, चक्रानुक्रम में भरे जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने लिया है इस पूरे
वीडियो सेशन में आपको कुछ भी डाउट हो पूरे वीडियो सेशन में, तो आप लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और वहाँ से इस वीडियो को आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, ताकि आपको इस वीडियो में मैंने जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो मैं पूरा आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों वंस अगेन सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। थैंक यू दोस्तों, मैं राजेश। थैंक यू वंस अगेन।